हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है अंतिम पड़ाव का सुख। सुधीर का पत्र न जाने मैंने कितनी बार पढ़ा होगा। हर बार एक सुखद सुकून का एहसास हो रहा था। फिर अपने वतन से आए पत्र की महक कुछ अलग ही होती है। भारत से दूर अमेरिका में बसे मुझे करीब 3 साल हो गए। पत्र पढ़ने के बाद मुझे 1 साल पहले की घटना याद आ गई, जब मैं विवाह के बाद पहली बार भारत अपने पीहर गई थी। सप्ताह भर तो लोगों से मिलना जुलना चलता ही रहा। रिश्तेदार मुझसे मिलने आते, पर मुझे सादे लिबास में देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते, अरे तुम तो पहले जैसी ही हो। तमाम रिश्तेदारों को आश्चर्य होता कि विदेश जाने के बाद भी मुझ में फर्क क्यों नहीं आया। मैं उनकी बातों पर हंस पड़ती। क्या विदेश जाने से अपनी सभ्यता कोई भूल जाता है? जहाँ जन्म हुआ हो वहाँ के संस्कार तो कभी मिट ही नहीं सकते। अपनी मिट्टी की महक मेरे मन में इतनी अधिक समाई हुई थी कि अमेरिका में रहते हुए भी कभी भारत को पल भर भी नहीं भुला पाई। जब मेल मुलाकातों का सिलसिला कुछ कम हुआ तो एक शाम मैं छत पर टहलने चली गई। हर घर को मैं बड़े गौर से देख रही थी, कहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ था। तभी मैं सामने के घर से एक परिचित महिला को कपड़े उतारते हुए देखने लगी। इतने में माँ भी छत पर आ गई। मैं उस महिला को देखते हुए उनसे पूछ बैठी, सुरेश जी के घर में मेहमान आए हैं क्या? अब तुम तो 2 साल बाद लौटी हो, तुम्हें इधर की क्या खबर? माँ कपड़े उतारती हुई बोली, सुरेश जी तो साल भर पहले ही ये मकान खाली कर चुके हैं। नए लोग आ बसे हैं। इनकी लड़की सुमन हर रोज़ शिबा के पास आती है। शिबा की अच्छी दोस्त है। रोज़ शाम को दोनों मिलती हैं। कभी वो आ जाती है तो कभी शिबा उसके घर चली जाती है। फिर वो मेरी ओर देखकर बोली, अब नीचे चलो, मैं चाय बना देती हूँ। थोड़ी देर में आती हूँ, कहते हुए मैं छत पर टहलने लगी। शिबा मेरी छोटी बहन का नाम है। उसने मेरा सुमन से परिचय कराया था। मेरी दृष्टि उस औरत पर ही टिकी रही। उसकी उम्र 37-38 वर्ष के करीब होगी, पर सुंदरता अभी भी लाजवाब थी। देखने में अपनी उम्र से वो काफ़ी छोटी लग रही थी। मैं तो उसकी लड़की को नज़र में रखकर अनुमान लगा रही थी कि जब उसकी बेटी बीए में पढ़ रही है तो उसकी उम्र यही होनी चाहिए। शायद ये औरत विधवा थी। तभी तो न माथे पर बिंदिया थी, न मांग में सिंदूर, और ना ही गले में मंगलसूत्र। तभी पक्षियों का एक झुंड मेरे ऊपर से गुजरा। सुबह के थके हारे पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। आसमान साफ नजर आ रहा था। तभी मैंने देखा एक विमान धुएं की लकीर छोड़ता उड़ा जा रहा था। बच्चे अपनी अपनी पतंगों को वापस खींच रहे थे। सूर्य भी धीरे धीरे डूबता जा रहा था। माँ की आवाज़ सुनकर मैं सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे हॉल में शिबा और सुमन टीवी देखते हुए पकौड़े खा रही थी। मैं सुमन की ओर देखते हुए बोली, तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत हैं। हाँ हैं तो, सुमन ने बोझिल स्वर में कहा। थोड़ी देर सुमन बैठी रही। शिबा की बातों का भी वो अनमने ढंग से उत्तर देती रही। कुछ क्षणों के बाद वो शिबा से बोली, मैं घर जा रही हूँ। शिबा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके जाने के बाद मैं शिबा से पूछ बैठी, क्या बात है? सुमन बुझी बुझी सी क्यों हो गई? तुमने उसका मुंह जो खराब कर दिया, शिबा ने उत्तर दिया। मैंने क्या कहा? मैंने तो उसकी माँ की तारीफ ही की थी। तभी तो। क्या मतलब? अपनी माँ की तारीफ से भी कोई नाराज होता है क्या? तुम अगर माँ को कुछ नहीं बताओ तो मैं उसकी माँ के बारे में कुछ बताऊं? शिबा मेरे पास आकर फुसफुसाते हुए बोली। हाँ हाँ बोलो, मैं अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पा रही थी। दरअसल उसकी माँ का किसी से चक्कर है, शिबा हौले से बोली। तुम माँ को मत बताना, वरना वो मुझे सुमन से मिलने नहीं देगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बेफिक्र रहो। पर ये बेसिर पैर की बातें मेरे सामने मत किया करो, मैं नाराज़ होते हुए बोली। मैं सच कह रही हूँ, सुमन ने खुद मुझे बताया था। अच्छा, क्या बताया था? यही कि उसकी माँ जब मंदिर जाती हैं तो 2 घंटे तक वापस नहीं आती और एक अधेड़ व्यक्ति से बातें करती रहती हैं। तुमने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा, पर वही बता रही थी। और कौन कौन है उसके घर में? एक भाई है जिसकी शादी हो चुकी है। सब इसी घर में साथ रहते हैं। फिर मैंने और अधिक बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। सोचा
हर घर में कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है। समय यूं ही गुजरता गया। सुमन रोज आती थी। वो घर के सदस्य जैसी ही थी। मैंने फिर कभी उसकी माँ का जिक्र उसके सामने नहीं छेड़ा। थोड़े ही दिनों में वो मुझसे भी काफ़ी घुल मिल गई। मेरे वापस जाने में एक सप्ताह बाकी था। एक दिन मैंने सोचा कि कुछ खरीदारी कर लूँ। मैं शिबा से बोली, चलो आज बाजार चलते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदना है। शिबा टेलीविज़न देखने में मगन थी। वो बोली, दीदी अभी बहुत बढ़िया आर्ट फिल्म आ रही है, तुम सुमन को साथ ले जाओ। जब तुम ही चलने को तैयार नहीं हो तो सुमन कैसे जाएगी? वो भी तो फिल्म देखेगी। मैं नाराज़ होते हुए बोली, नहीं दीदी मैं चलती हूँ। सुमन बोली, मुझे आर्ट फिल्में पसंद नहीं हैं। इनमें सिर्फ समस्याएं दिखाई जाती हैं जिन्हें सभी जानते हैं। कोई समाधान बताए तो बात बने। शिवा उसकी पीठ पर एक मुक्का जमाते हुए बोली, तुझे अच्छी नहीं लगती तो ज़्यादा बुराई मत कर। हम दोनों 4 बजे तक खरीदारी करती रहीं। जब हम लौट रही थी तो सुमन बोली, दीदी मेरे घर चलो ना। अभी? मैं घड़ी देखते हुए बोली, कल चलूंगी। नहीं अभी चलिए ना, वो जिद सी करती हुई बोली। अच्छा चलो। मैं उसके साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने अपनी भाभी से मेरा परिचय कराया। उसका नाम लता था। वो भी सुंदर थी, साथ ही सलीकेदार व्यवहार के कारण कुछ ही क्षणों में मुझसे घुल मिल गई। मैं पूछना तो नहीं चाहती थी पर रहा नहीं गया, इसीलिए उसकी भाभी से पूछ बैठी, मौसी जी कहाँ हैं? वो बाजार गई हुई हैं, लता मुस्कुराती हुई बोली। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। लता एक झटके के साथ खुशी खुशी उठ खड़ी हुई। शायद वो आ गए, इतना कहकर वो दरवाज़ा खोलने चली गई। रेखा तुम? अपना नाम सुनकर सामने देखा। सुधीर तुम? सामने सुधीर को देखकर मैं हैरान हो गई। ये मेरे भैया हैं, सुमन परिचय कराते हुए बोली। और सुधीर भैया ये शिबा की बड़ी बहन है। तुम तो मेरी पड़ोसन हो। सुधीर लता को ब्रीफ केस थमाते हुए बोला, मैं नहीं, तुम मेरे पड़ोसी हो क्योंकि बाद में तुम आए हो। हम तो पहले से ही यहाँ रहते हैं। पर मैंने सुना था तुम्हारी शादी हो गई है और विदेश चली गई हो। सुधीर सोफे पर बैठता हुआ बोला, जी हाँ आपने ठीक सुना। अभी महीने भर से ही पीहर आई हुई हूँ। पर तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम? भाई हम तो सभी दोस्तों के बारे में खबर रखते हैं। स्वार्थी तो लड़कियां होती हैं, जहां अपना सुख देखती हैं वहीं चली जाती हैं, यहां तक कि माँ बाप को भी छोड़ देती हैं। अच्छा अच्छा अब चुप हो। लड़कियों की अपनी मजबूरियां होती हैं। हाँ भाई, सारी मजबूरियां तो औरतों की ही होती हैं। बाप रे, आप लोगों ने तो लड़ना शुरू कर दिया। लता बोली, आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं, सुधीर उत्तर देते हुए बोला। इतने में एक शख्स के आने से सुमन बोली, दीदी आप बातें करिए, मेरे तो टीचर आ गए, मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैंने सिर हिलाकर उसे स्वीकृति दे दी। फिर लता की ओर मुखातिब होते हुए बोली, जानती हो हम बिना झगड़े एक दिन भी नहीं बिता पाते थे। तुम्हारा अन्न जो हजम नहीं होता था, सुधीर हंसते हुए बोला। पर तुम यहाँ कैसे? तुम तो जानती ही हो, मैं हॉस्टल में रहकर यहाँ पढ़ाई कर रहा था। बीकॉम के बाद मैंने सीए करना शुरू कर दिया। साथ ही एक बैंक में नौकरी भी मिल गई। भाई बस मैंने सबको यहीं बुला लिया। हमारी शादी को भी अभी 6 महीने ही हुए हैं। अब मुझे क्या मालूम था कि मैं तुम्हारे ही पड़ोस में रह रहा हूँ। लता, मालूम है सब सुधीर को माँ का भक्त कहकर पुकारते थे। मैं उसकी ओर देखते हुए बोली, ये हमेशा कहता था कि माँ जैसी ही पत्नी मुझे मिले, पर मैं तो उन जैसी नहीं हूँ। लता ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आया कि उसकी माँ के बारे में क्यों वार्तालाप छेड़ दिया, लेकिन सुधीर ने बात संभालते हुए कहा, तुमने मेरी माँ को देखा है? हाँ, एक दिन छत पर देखा था। मैं सामान्य स्वर में बोली, तो ये उनकी तरह ही सुंदर है या नहीं? हाँ है तो, मैंने कहा। लता अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। इसे भी माँ ने ही पसंद किया था, वरना तुम तो जानती ही हो मेरी पसंद कैसी है। सुधीर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हारी पसंद एकदम घटिया है। घटिया है तभी तो तुम मेरी दोस्त बनी। सुधीर ने चुटकी लेते हुए कहा। क्या मतलब? मैं चीखते हुए बोली, भाई आप लोग तो बहुत झगड़ते हैं, अब आराम से बैठकर बात करिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। कहते हुए लता रसोई की तरफ चल दी।
लता के जाने के बाद सुधीर नम्रतापूर्वक बोला, तुम लता की बातों का बुरा मत मानना, वो बहुत अच्छी है, पर कभी कभी अपना विवेक खो बैठती है। लेकिन इसमें इसका कोई कसूर नहीं, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई हैं। क्या बात है सुधीर, तुम रुक क्यों गए? तुमने मेरी माँ के बारे में कभी कुछ सुना है? सुधीर हौले से बोला। हाँ सुना तो है, मैं नज़रें नीची करती हुई बोली, पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम तो उनकी बहुत तारीफ करते रहते थे कि कितने कष्टों से तुम्हें पाला पोसा है। हाँ ये सच है। हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे तभी पिताजी का देहांत हो गया। सभी रिश्तेदार पुनर्विवाह के लिए माँ पर जोर देते, पर उन्होंने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। सिलाई करके उन्होंने हमें पाला पोसा, हमें अच्छी शिक्षा भी दिलाई। हम उनका सम्मान भी बहुत करते हैं। पर इन दिनों, कहते हुए सुधीर का गला रूंध गया। वो व्यक्ति क्या करता है? मैं सीधे सुधीर से पूछ बैठी। कॉलेज के ज़माने में हम काफ़ी गहरे दोस्त थे, कोई बात एक दूसरे से छिपाते नहीं थे। व्यापारी है, यहीं अगले मोड़ पर उसकी दुकान है। उसको देखता हूँ तो खून खौल उठता है। जी तो चाहता है उसका खून कर दूँ, पर परिवार की तरफ देखकर मन मसोस कर रह जाता हूँ। वो गुस्से से बोला, उसके बच्चे भी होंगे? हाँ एक है, पर वो भी जापान में बस गया है, वहीं उसने शादी कर ली है। क्या माँ के व्यवहार में भी कुछ बदलाव हुआ है? नहीं नहीं, उनका व्यवहार हमारे प्रति पहले जैसा ही है। बदलाव तो हमारे दिलों में हुआ है। यूं तो लता भी उनका काफ़ी सम्मान करती है। उन दोनों में कभी अनबन भी नहीं हुई। हमने शर्म व संकोच के कारण माँ से कभी कुछ कहा नहीं, पर यह दिल ही जानता है कि हमारे अंदर क्या बीत रही है। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। फिर मैं बोली, तुम माँ की शादी उस व्यक्ति से क्यों नहीं कर देते? क्या? सुधीर सोफे से उछलकर खड़ा हो गया। तुम इतने हैरान परेशान क्यों हो रहे हो? शांति से बात सुनो। शांति से बात सुनो? सुधीर सिर हिलाते हुए बोला। रेखा, तुम्हारा सिर फिर गया है। अमेरिका जाकर तुम पागल हो गई हो। इसमें पागल होने की क्या बात है? और नहीं तो क्या, ये भारत है, तुम जानती हो ना, यहाँ पश्चिमी सभ्यता की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, आप इतनी ज़ोर से क्यों बोले? लता रसोई से आते हुए सुधीर से बोली। रेखा की बात सुनो। सुधीर हाथ उचकाते हुए बोला। कहती है माँ की शादी कर दो। क्या? अब उछलने की बारी लता की थी। मैं सिर पकड़े थोड़ी देर बैठी रही। जब दोनों चुप हो गए तो मैं बोली। अब थोड़े शांत हुए तो मैं कुछ बोलूं? कुछ क्या, तुम बहुत कुछ बोल सकती हो। सुधीर, धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो, और लता तुम भी गौर करो। मैं बोलने लगी। देखो, तुमने हमेशा अपनी माँ को सिर्फ माँ के रूप में ही देखा है, पर कभी तुमने ये भी सोचा है कि वो माँ होने के साथ साथ एक औरत भी हैं? कभी तो उन्हें इस नज़र से भी देखना चाहिए। एक औरत की कुछ भावनाएं होती हैं। उन्होंने माँ की जिम्मेदारी तो पूरी तरह निभा दी है। अब अगर वो एक औरत के रूप में जीना चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर उन्हें किसी मर्द की ज़रूरत थी तो पहले ही विवाह कर लेती। अब इस उम्र में ये सब करना क्या ठीक है? लता कुछ रुष्ट होते हुए बोली। अगर पहले विवाह कर लेती तो आज सुधीर की दशा कुछ और ही होती। लता, समझने की कोशिश करो। तुम भी एक औरत हो, मर्द हो या औरत। जवानी के दिन तो फिर भी निकल जाते हैं, पर प्रौढ़ावस्था में ही एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होती है। हो सकता है यही ज़रूरत उन दोनों को करीब लाई हो। जवानी तो संघर्षों के कारण बीत गई, पर अब जब सुधीर भी अपने पद पर स्थायी हो गया है, सुमन भी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ व्यस्त हो गई है, तो अकेलापन तो तुम्हारी माँ को ही महसूस होता होगा। तुम बेकार की बातें कर रही हो, सुधीर बोला। दुनिया क्या कहेगी कि जवान बेटी घर पर बैठी है और माँ की शादी हो रही है। कभी तो समाज का भय छोड़कर अपने प्रियजनों के हित के बारे में सोचने की आदत डालो। समाज का क्या है, वो तो राई का पहाड़ बना देता है। शादी हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कहेगा तो थोड़े दिन बोलेगा, फिर अपने आप ही सब चुप हो जाएंगे। लोग चुप नहीं होंगे, उल्टे सुमन की शादी करनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें अगर सिर्फ यही फिक्र है तो सुमन की शादी के बाद सोच लेना। उस व्यक्ति से बात तो करके देखो। उसका नाम मत लो,
उसको देखते ही मुझे नफरत होने लगती है। और उसे मैं बाप बोलूँगा? हरगिज़ नहीं। मैं मानती हूँ कि एकाएक उसे पिता का स्थान देना बहुत कठिन है, पर धीरे धीरे कोशिश करने पर सब सामान्य हो जाएगा। शादी के बाद सप्ताह में एक बार मुलाकात करना, फिर देखना तुम्हारी नफरत कैसे मिट जाती है। अपरिचित व्यक्ति भी कुछ दिन साथ रहने पर अपना लगने लगता है, फिर वो तो कुछ हक भी रखेगा। हक? मैं उसे कोई हक नहीं देने वाला। सुधीर अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। मैं जानती हूँ कि हम जिसे प्यार करते हैं उस पर किसी और की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर तुम एक बार अपनी माँ के बारे में सोचो, सिर्फ एक बार। मैं उसे समझाते हुए बोली। ठीक है, कभी सोचेंगे। सुधीर हथियार डालते हुए बोला। अच्छा, मेरी बातों पर गौर करना। हाँ भाई हाँ, तुम्हारी मूल्यवान बातों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। खैर, कब वापस जा रही हो? अगले मंगलवार को। बस इतने ही दिन? हाँ, मेरे पति के चाचा जा रहे हैं, उनका साथ मिल जाएगा। हम तुम्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आएंगे, सुधीर ने कहा। इतने में सुमन के टीचर भी चले गए। फिर हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। करीब 6 बजे मैं घर लौटी। समय अपनी गति से चल रहा था। मेरे जाने का समय भी आ गया था। भावभीनी विदाई के बाद मैं विमान में चढ़ गई। अपनी गलियों मोहल्लों को छोड़ते बहुत दुख हो रहा था। पति के यहाँ स्थायी रूप से रहने के कारण मुझे भी यहाँ रहना पड़ रहा था, वरना मन तो हमेशा भारत में ही भटकता रहता था। सुधीर का ये तीसरा पत्र था। 2 पत्र वो पहले भी भेज चुका था। पहले पत्र में अपनी उन्नति के बारे में लिखा था और दूसरे पत्र में सुमन के विवाह के बारे में। मैंने फिर से उस पत्र को गौर से देखकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, प्रिय रेखा, असीम याद आशा है तुम पूरी तरह स्वस्थ व सुखी होगी। तुम्हें याद है 1 साल पहले की वो घटना जब तुमने माँ की शादी करने के लिए लंबा चौड़ा भाषण दिया था। आज तुम्हारा दिया हुआ वो भाषण काम आ गया है। तुम्हें जानकर हार्दिक खुशी होगी कि मैंने माँ का विवाह उसी व्यक्ति के साथ संपन्न करा दिया है। तुम सोच रही होगी कि ये सब कैसे हुआ। दरअसल बात ये थी कि सुमन की शादी के बाद माँ रूखी रूखी सी रहने लगी थी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। इधर मैं भी अधिक व्यस्त हो चुका था, इसीलिए माँ को पूरा वक्त नहीं दे पाया। माँ की बीमारी के चलते लता भी काफ़ी दुखी रहने लगी। वो मुझ पर जोर देती रही कि रेखा की बात मान लो। फिर माँ ने जो बिस्तर पकड़ा तो 3 दिनों तक उठ ही नहीं पाई। वो व्यक्ति भी माँ से मिलने आया। पहले तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, पर लता के जोर देने पर मैंने उससे बात की। वो शादी करने को तैयार हो गया। फिर मैंने माँ का विवाह कोर्ट में जाकर करा दिया। सुमन और उसका पति और जापान से उस व्यक्ति का बेटा भी आया था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि माँ उस दिन कितनी सुंदर लग रही थी। अंतिम पड़ाव में मिले सुख के कारण वो भाव विभोर हो गई। शर्म के चलते वो मुझसे कुछ कह नहीं पाई और ना ही मैं कुछ बोल पाया। जापान से आया उस व्यक्ति का बेटा भी मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगा। उसने कहा कि अब वो बेफिक्र होकर जापान में काम कर सकता है। अब हम हर रविवार को मिलते हैं। तुमने सच ही कहा था कि साथ रहने से अपरिचित व्यक्ति भी अपना लगने लगता है। वास्तव में मुझे अब वो अच्छे लगने लगे हैं। उनकी गंभीर बातें मेरे दिलो दिमाग में उतर जाती हैं। वो हमारा पूरा ख्याल भी रखते हैं। अगर हम किसी दूसरे को पल भर के लिए भी खुशी दे सकें तो उससे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं। फिर माँ तो मेरी अपनी ही है। मेरा लंबा चौड़ा खत पढ़कर शायद तुम बोर हो गई होगी, पर मैं और लता तुम्हारे प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। जो कुछ तुमने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा दोस्त सुधीर। पत्र मेज पर रखकर मैं आंखें मूंद कर लेट गई। मुझे खुशी थी कि मैं अपनी जिंदगी में कम से कम एक व्यक्ति को तो सच्ची खुशी प्रदान कर सकी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।